आमिर उस्मानी ने लिखा है, जो रुक सके तो रोक दो ये सैले रंगो नूर का, मेरी नज़र को चाहिए वही चराग दूर का। खटक रही है हर किरण नज़र में खार की तरह, छुपा दिया है ताबिशों ने आईना शऊर का। निगाह शाक जल उठी हिजाब ढूंढता हूँ मैं, जिन्हें सहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढता हूँ मैं। कहाँ गई वो नींद की शराब ढूंढता हूँ मैं। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जंग जारी है, वो जंग जो अपनी पाकदामनी और दूसरों की ज़ात को दागदार साबित करने की है। मेरे मुल्क में नासूर उग रहा है जिसकी शाखें फैलती चली जा रही हैं और हम उसकी जड़ को काटने की बजाय उसके फैलने का जिम्मा एक दूसरे के सर थोपने के दर पे हैं। जिन्होंने घर की अशिया जलाई, जिन्होंने निहत्तों पे जुल्म किया, जिन्होंने बालों से पकड़ के घसीटा, जिन्होंने वर्दी वाले को देखकर मारने की कोशिश की, जिन्होंने 8 करोड़ की मेट्रो बस जलाते लम्हा भर भी न सोचा, जिन्होंने प्लाजों को जलाने में सहूलतकारी की, जिन्होंने रेडियो स्टेशन को दुश्मन की चौकी समझकर तबाह किया, जिन्होंने अपने अवाम को दुश्मनों का जत्था समझा, जिन्होंने गाड़ियों से महज झंडे देखकर लोगों को उतारा, उन पे लाठियां बरसाईं, जिन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को दुश्मन मुल्क की फौज समझा, जिन्होंने कहा कि फौज जिम्मेदार है कैंट पर हमला कर दो, जिन्होंने कहा कि एक सियासी पार्टी जिम्मेदार है उसके सब बंदों को उठा लो, जिन्होंने कहा कि हुकूमत मुलव्वस है सरकारी इमलाक जला दो, जिन्होंने कहा कि ये सामान जला दो और वर्कर्स पर डाल दो, जिन्होंने कहा कि आग लगा दो और सिक्योरिटी इदारों पर डाल दो, जिन्होंने बुलवाइयों का रूप धारा, किसी को उठाया, किसी को गिराया, कुछ जलाया, वो किसी सियासी जमात का कारकुन, वो किसी इदारे का अहलकार या वो कोई हुकूमत का कारिंदा नहीं हो सकता। जो हालात की गर्मी में अपने घर को जलाने के दर पे हो जाए, वो कभी भी घर का फर्द हो ही नहीं सकता। वो बहरूपिया जरूर हो सकता है, बेशक वो आपके साथ दहाइयों ही क्यों ना रहा हो। वो पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि वो लिबासे इंसान में भेड़िया है जिसने अमन को फसाद में तब्दील किया। वो पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि वो जल्लाद है जिसने अमन पसंदों को मारने की तरगीब दी। वो पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि सयाद है जिसने आज़ाद फ़ज़ाओं की जगह मासूमों को कैद करने की तरगीब दी। वो पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि बुलवाई है जो वक्त पड़ने पर अपने अहलो अयाल को भी मार सकता है। वो पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि वही असल नासूर है और ऐसे तमाम नासूरों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा जो इसमें मुलव्वस हैं। उन्हें अगर पकड़ना है तो तासुब की ऐनक को उतार फेंकना होगा। अगर मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचना है तो यकतरफा इल्ज़ाम से गुरेज करना होगा। अगर रत्ती भर भी पाकिस्तान की फिक्र है तो ऐसे तमाम बलवाइयों और उनके जहन साजी करने वालों को पकड़ना होगा और उन्हें करार वाकई सजा देना होगी। फिर चाहे वो किसी पार्टी का वर्कर हो, किसी इदारे का एहलकार हो, हुकूमत का कारिंदा हो। खुदा के लिए मुल्क बचा लें, अपनी अनाओं के बुत गिरा लें, अपनों को मना लें और कोई रास्ता निकालें ताकि हमारी नस्लें बता सकें कि जब हमारे आबा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को देखते थे तो वहां से पीछे पलट जाना बहादुरी समझते थे। और ये इस सूरत में नस्लें याद रख सकती हैं कि अगर आप आज फैसला कर लें, बसूरत दीगर नस्लों ने याद क्या रखना है, हमारी नस्लें ही नहीं होंगी। हमें अपने हालात समझने की ज़रूरत है कि हमारे माशी हालात क्या है। क्रेडिट रेटिंग जिससे मालूम होता है कि किस मुल्क ने कितना कर्जा लिया और उसकी वापसी की इस्तात कितनी है, उसे कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले AAA कैटेगरी आती है जिसे प्राइम कैटेगरी कहा जाता है। वो मुल्क खुशहाल होता है, कर्जे हासिल नहीं करता बल्कि दीगर ममालिक को कर्जे देने की सलाहियत रखता है। फिर आती है AA+ कैटेगरी। इस कैटेगरी में अपर हाई ग्रेड होता है। उसके बाद फिर AA कैटेगरी आती है। वो मुल्क ऐसा मुल्क होता है जो कर्जे किसी को फराहम तो नहीं कर सकता लेकिन अपने मुल्क के हालात बेहतरीन तरीके से संवार सकता है। फिर आती है AA- कैटेगरी, फिर A+ कैटेगरी, फिर उसके बाद A कैटेगरी, उसे अपर मीडियम ग्रेड कहा जाता है। ये मुल्क खुशहाल भी होते हैं, ये मुल्क वक्त के साथ साथ अपनी कैटेगरीज को तब्दील करते रहते हैं। कभी बहुत ज्यादा खुशहाली हो जाती है जिसमें पर कैपिटा इनकम में वक्त के साथ साथ इजाफा होता रहता है। फिर आती है A- कैटेगरी,
फिर ट्रिपल बी प्लस कैटेगरी, फिर ट्रिपल बी लोअर कैटेगरी, उसे मीडियम ग्रेड कहा जाता है। और ये ऐसे ममालिक होते हैं जिन ममालिक ने कर्जाजात माजी में लिए होते हैं या मुस्तकबिल में उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है, या अगर किसी ने कर्ज लिया भी होता है तो बहुत थोड़ी मिकदार में लिया होता है। फिर ट्रिपल बी माइनस कैटेगरी आती है, फिर डबल बी प्लस कैटेगरी आती है जो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड के ममालिक होते हैं, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने मुल्क में करते हैं, बाहर किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने की सलाहियत नहीं रखते। फिर उसके बाद डबल माइनस कैटेगरी आती है, फिर बी प्लस कैटेगरी आती है, फिर बी कैटेगरी आती है जो हाईली स्पेकुलेटिव कंट्रीज होते हैं, फिर उसके बाद माइनस बी, फिर ट्रिपल सी प्लस कैटेगरी आती है। और पाकिस्तान ट्रिपल सी प्लस कैटेगरी में शुमार किया जाता है, जो सबस्टेंशियल रिस्क ममालिक में शुमार होता है, जो दिवालिया होने के खतरे के करीब है। उसके बाद कितनी कैटेगरीज बचती हैं जिनमें ट्रिपल सी है, फिर ट्रिपल सी माइनस है, फिर डी है, जहां पे मुल्क भर के अंदर एहतजाज शुरू हो जाता है, मुल्क दिवालिया हो जाते हैं, किसी का कर्ज वो अदा नहीं कर पाते, मुल्क अपने चलने की सलाहियत नहीं रखते। हम इस नहज पे पहुंचे हुए हैं। इस नहज पे पहुंचने के बावजूद भी हम मुस्तकबिल का नहीं सोच रहे, हम लोगों को उठाने का सोच रहे हैं, हम सहाफियों की आवाज दबाने का सोच रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घेरा तंग करने का सोच रहे हैं, हमारी अपोजिशन पार्टीज हुकूमत को दबाने का सोच रही हैं, इदारों को दबाव में लाने का सोच रही हैं, उसे अपनी फतह गिरदान रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 दिनों के अंदर मुल्क भर में जितने एहतजाज हुए, इंटरनेट की बंदिश हुई, कारोबार जिंदगी मुअत्तल रहा, 3 रोज में मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है कि गुज़श्ता 3 रोज से मुल्क भर में जारी एहतजाज के बायस मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। टेलीकॉम सेक्टर को 2.25 अरब रुपए के करीब नुकसान का सिर्फ अभी इब्तदाई तखमीना लगाया गया है। टेलीफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया की बंदिश से तकरीबन 60 करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। आईटी और फ्रीलांस इंडस्ट्री को यौमिया $20 लाख का नुकसान हुआ है। वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हुए बैरून मुमालिक काम करते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, जिस तरह अमेज़ॉन है या दीगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर्स गंवाए। उसका हिसाब कौन देगा? पाकिस्तान में क्या मईशत का बोलबाला इस तरीके से करेंगे? आप नैब के केसेस बनाने का सोच रहे हैं, नैब के केसेस पे बात कर रहे हैं, तो उसकी तफसीलात ये हैं कि नैब ने 6 साल में 50 बड़े मुकदमात की तहकीकात और ऑपरेशन पर 4 अरब रुपए खर्च किए हैं। 6 सालों में नैब ने 225 अहम शख्सियात के खिलाफ 525 इंक्वायरीज शुरू की। मुलजिमान के खिलाफ 800 अरब रुपए की माली करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे। मुलजिमान के खिलाफ असासाजात में गैर मामूली इजाफा और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात भी थे। मौजूदा वजीर आजम, 5 साबिक वज़राए आजम और 1 साबिक सदर के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू की गई। 9 साबिक वज़राए आला, 34 साबिक और मौजूदा विफाकी और सूबाई वज़रा के खिलाफ भी इंक्वायरियां की गई। 57 साबिक मेंबरान पार्लियामेंट, 31 मेंबरान असम्बली और दीगर शख्सियात के खिलाफ भी इंक्वायरीज की गई। 71 इंक्वायरीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 52 इंक्वायरीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 65 इंक्वायरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ की गई। मुस्लिम लीग काफ के 14, एमकेएम के 8 और जेयूआई के 10 रहनुमाओं के खिलाफ भी इंक्वायरी की गई। नैब ने गुज़श्ता 6 साल में तमाम ऑपरेशन पर मजमूई तौर पर 24 अरब रुपए खर्च किए। नैब ने 24 एहतसाब अदालतों में जारी केसेस के लिए 81 प्रोसिक्यूटर्स की खिदमत हासिल की। क्या बना? कितने लोग गिरफ्तार हुए? कितने लोगों से आपने वसूली की? जो वसूलियां की उनका क्या बना? कितने लोगों के सालों इंक्वायरीज के नतीजे ये रहे कि वो सियासत से बदर हो गए। आज फिर हक के हुक्मरानी जता रहे हैं, आज फिर से बरसरे इक्तदार आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सारे केसेस इतने मुस्नद थे तो फिर बना क्या? अगर नहीं कुछ बन सका तो पाकिस्तान की बेहतरी के हालात के लिए कुछ इक़दामात कर लीजिए। ये ज़मान पाक में फिर ऑपरेशन जो है ये पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ नहीं ले जाएगा। ये लोगों की नज़रबंदियां जो है, ये सहाफ़ियों को उठाना जो है, ये दूसरों को पैगाम देना जो है, ये अपनी बालादस्ती को साबित करना जो है, ये पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएगा। ये एक पार्टी को
کرنے کی ترغیب جو آپ کو دے رہا ہے یہ پاکستان کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ یہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اپنی ساکھ کو بچانا اور دوسرے کو دبانا جو ہے یہ پاکستان کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ یہ کسی کا مسند اقتدار پہ بیٹھنے کے لیے یہ کہہ دینا کہ میں اپنے کارکنان کو کس طریقے سے روک سکتا ہوں یہ پاکستان کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ ایک دن آئے گا اسی سرکاری خزانے سے ان تمام چیزوں کی رینوویشن کروانا پڑے گی، اسی سرکاری خزانے سے دوبارہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ ایک طرف ہم کشکول لیے دنیا کے سامنے سوالی ہیں اور دوسری طرف ہم اسی طرح بلوائیوں کے روپ میں پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کلی طور پہ بہتری کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز یہ فیصلہ کریں کہ اپنے اندر موجود کالی بھیڑوں کو بے نقاب کریں گے تبھی پاکستان کو بہتری کی جانب گامزن کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر حالات جس نہج تک پہنچا دی ہیں آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔